नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कानून का दस्तावेज खोला हो और लगा हो, अरे ये तो कोई और ही भाषा है। बड़े बड़े मुश्किल शब्द, इतने लंबे लंबे वाक्य कि मतलब निकालना ही नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान शहर में बिना मैप के छोड़ दिया गया हो। पता है कि मंजिल है, पर रास्ता किधर से है कुछ समझ नहीं आता। ये जो कानूनी भाषा की दीवार है ना, ये लगभग हर किसी को डराती है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक तोड़ है। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि किसी भी कानून को समझने के लिए वकील होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस एक सही नजरिए की, एक सही फ्रेमवर्क की जरूरत है। और ये फ्रेमवर्क आप समझ लीजिए एक मास्टर की जैसा है, एक ऐसी चाबी जो किसी भी कानून का ताला खोल सकती है, उसके दिल तक पहुंच सकती है और ये समझने में मदद करेगी कि वो हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है। तो तैयार हैं इस मास्टर की के लिए जो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का ताला खोल देगी। कमाल की बात यह है कि ये पूरा ढांचा सिर्फ 6, जी हां, सिर्फ 6 आसान सवालों पर टिका है। चलिए देखते हैं ये सवाल हैं क्या। ये रहे वो 6 सवाल। पहला, उद्देश्य, मतलब ये कानून बनाया ही क्यों गया है। दूसरा, अधिकार क्षेत्र, ये कहां और कब लागू होता है। तीसरा, हितधारक, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। चौथा, दायित्व, इन लोगों को करना क्या है। पांचवां, प्राधिकरण, मतलब असली बॉस कौन है जो नियम लागू करवाएगा। और छठा, निवारण, अगर कुछ गलत होता है तो शिकायत लेकर कहां जाना है। बस इन 6 सवालों के जवाब ढूंढ लिए तो समझिए कानून आपकी मुट्ठी में है। अच्छा, इनमें से एक चीज है अधिकार क्षेत्र, जिसे जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। सीधा सा मतलब है कानून का दायरा क्या है। क्या यह पूरे देश के लिए है या सिर्फ किसी एक राज्य के लिए, या हो सकता है कि यह सिर्फ कुछ खास तरह के बिजनेस या लोगों पर ही लागू हो। ये जानना, आप समझिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस फ्रेमवर्क को जरा एक्शन में देखते हैं। हम एक रियल लाइफ उदाहरण लेंगे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का। ये वो कानून है जो महाराष्ट्र की हजारों हाउसिंग सोसाइटियों पर असर डालता है। इससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि ये हमारा ढांचा असल में काम कैसे करता है। तो याद है हमारे फ्रेमवर्क का तीसरा सवाल, हितधारक कौन है। इस एक्ट के केस में कहानी के 3 मेन किरदार हैं। एक तो हैं सदस्य, मतलब मेंबर्स, जो सोसाइटी के असली मालिक हैं। फिर आती है मैनेजिंग कमिटी, जो रोज के काम देखती है। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है रजिस्ट्रार। ये एक तरह से सरकारी रेफरी हैं, जो देखते हैं कि सब कुछ नियम से हो रहा है या नहीं। अच्छा, और हमारा पहला सवाल क्या था? उद्देश्य। तो इस एक्ट का उद्देश्य बहुत सीधा सा है। इसका काम है महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए नियम कानून बनाना, बस। और ये उद्देश्य समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून की बाकी सारी बातें इसी से जुड़ी होती हैं। ये हर क्यों का जवाब है। अब आते हैं किसी भी कानून के सबसे दमदार हिस्से पर, और वो है पावर, शक्ति। आखिर नियम बनाने की पावर किसके पास है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उन नियमों को लागू करवाने की पावर किसके पास है। सोचिए जरा, मान लीजिए किसी की हाउसिंग सोसाइटी में पानी को लेकर कोई बड़ा झगड़ा हो गया, नियम तोड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि शिकायत लेकर जाएंगे कहां? आखिरी फैसला कौन करेगा? इसका जवाब कानून की अपनी बनावट में ही छिपा होता है। देखिए, कानून मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। कुछ कानून, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, उनमें अपना कोई रेफरी या अथॉरिटी नहीं होती। मतलब कोई भी झगड़ा हुआ तो मामला सीधा सिविल कोर्ट में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एमसीएस एक्ट जैसे कानून हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। अपने खुद के रेफरी होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव कोर्ट। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी सोसाइटी की समस्या लेकर सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले इन्हीं के पास जाना होगा। और बस यहीं से एमसीएस एक्ट एक जासूसी नॉवल की तरह इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें एक रहस्यमयी किरदार है जिसका जिक्र बार बार आता है, द रजिस्ट्रार। पर सवाल यह है कि ये रजिस्ट्रार आखिर है कौन। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। कानून में हर दूसरी जगह लिखा है रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करो, रजिस्ट्रार से परमिशन लो। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई आपसे कहे जाओ मैनेजर से बात करो, पर यह ना बताए कि कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर, किस फ्लोर पर। और एक्ट खुद इस सवाल पर एकदम चुप है। तो राज ये है कि रजिस्ट्रार कोई एक अकेला इंसान है ही नहीं, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है,
एक पिरामिड है जिसमें पावर के 5 अलग-अलग लेवल हैं। चलिए इस पिरामिड को नीचे से ऊपर तक समझते हैं। तो इस पिरामिड की नींव में मतलब सबसे निचले लेवल पर हैं असिस्टेंट या डेप्यूटी रजिस्ट्रार। ये सबसे लोकल लेवल पर होते हैं, मतलब वार्ड या तालुका लेवल पर। अगर किसी सोसाइटी के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो बहुत चांस है कि शुरुआत यहीं से होगी। फिर एक लेवल ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार या डीडीआर, जो पूरे जिले को देखते हैं। और उनसे ऊपर हैं डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार या डीजेआर, जो मुंबई या पुणे जैसे पूरे डिवीजन के इंचार्ज होते हैं। जो मामले थोड़े बड़े या ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यहां तक पहुंचते हैं। और अब पिरामिड के टॉप पर सबसे ऊपर बैठे हैं एडिशनल रजिस्ट्रार और कमिश्नर। ये वो लोग हैं जो पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट की पॉलिसी और डायरेक्शन तय करते हैं। कह सकते हैं कि ये इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो ठीक है, अब हमें ये पूरा हायरार्की तो पता चल गया, लेकिन वो $1 मिलियन सवाल तो अब भी वही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन 5 लेवल्स में से किस दरवाजे पर दस्तक देनी है, किसके पास जाना है? और यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस सवाल का जवाब आपको MCS एक्ट की किताब में मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, होता यह है कि सरकार समय समय पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी करती है और ये तय करती है कि किस लेवल के रजिस्ट्रार के पास कौन सी पावर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। MCS एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो सरकार को ये पावर देता है। तो हुआ ये कि एक्ट ने तो बस पिरामिड बना दिया, लेकिन सेक्शन 3 के तहत जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो हर लेवल को उसका काम सौंपती हैं। मतलब सही जवाब के लिए आपको हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। तो बधाई हो, आपने सिर्फ MCS एक्ट की एक बड़ी पहेली ही नहीं सुलझाई है, बल्कि अब आपके पास किसी भी कानून को डिकोड करने की, उसे समझने की एक तरह की सुपर पावर आ गई है। तो इस फ्रेमवर्क को हमेशा याद रखिए। क्या, कहां, कौन, कैसे, एनफोर्सर कौन और शिकायत कहां। बस ये 6 सवाल। इस टूलकिट को हमेशा अपने साथ रखिए। अगली बार कोई भी मुश्किल सा कानूनी दस्तावेज सामने आए ना, बस एक एक करके ये सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, जवाब मिलते जाएंगे। और ये ढांचा सिर्फ कानूनों के लिए नहीं है। किसी भी कंपनी की पॉलिसी, कोई भी नियम कानून, सब कुछ समझने में ये आपकी मदद कर सकता है। याद रखिए, नॉलेज ही असली पावर है। और अब कानूनी दुनिया को समझने की पावर आपके पास है। तो जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए।